हेवीवियंस, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि आपके क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है। आज हम बात करने वाले हैं मोनेरा के बारे में। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। उम्मीद करता हूँ मोनेरा को लेकर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करा पाऊँ। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी वीडियोस आएंगी वो 2 लेवल पे आएंगी, एनसीईआरटी और एक एंट्रेंस लेवल पे या एक्स्ट्रा लेवल जिसे आप कह सकते हो। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी लेवल की वीडियो पे। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है मोनेरा। देखिए, हमने पढ़े थे 5 किंगडम होते हैं, उनमें से आज पहला किंगडम कौन सा था? मोनेरा। तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। सो दिस चैप्टर इज नॉन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या हो गया? आज का टॉपिक हो गया मोनेरा। पहली बात, इस ग्रुप में आते कौन है? इस ग्रुप में वो आते हैं जिनकी बॉडी मात्र सिंगल सेल से बनी है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। तो जिनकी बॉडी में एक सेल होंगे और वो प्रोकैरियोटिक होंगे, तो वो किस में आएंगे? वो मोनेरा के अंदर आएंगे। अब मोनेरा में जो आते हैं, बेसिकली इनके जो सोल मेंबर हैं, इनके सोल मेंबर कौन है? कौन है इसका जो मेन मेंबर है? वो मेंबर है कुछ नहीं, वो बैक्टीरिया। माने इनके सोल मेंबर बैक्टीरिया है। माने धरती पे जितने बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, अगर पूछा जाए उनका कौन सा किंगडम है, आंसर क्या जाएगा? मोनेरा। हमने सारे बैक्टीरिया को किस में रखा है? हमने रखा है मोनेरा के अंदर रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2 लाइन तो क्लियर हो गई होगी। ये यहाँ पर बैक्टीरिया है। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं मोनेरा के सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं आपको हल्का सा एक क्लू दे देता हूँ, क्योंकि चैप्टर 8 में इसको आप दोबारा पढ़ोगे। ठीक है, अगर बात करूँगा इनकी, तो इनके सेल में पहली बात तो आप जानते हो, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। आई मीन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। बट इनकी सेल के बाहर एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। तो इनके पास सेल वॉल पाई जाती है। इनके पास क्या पाई जाती है? सेल वॉल। इनके पास क्या पाई जाती है? सेल वॉल। और इनकी सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, वो ध्यान रखना। देखिए, जब भी सवाल आता है कि सेल वॉल किससे बनी होती है, बच्चे आंसर लगाते हैं सेलुलोज। 10th में बच्चा कभी सुन ले सेल वॉल किससे बनी है, सीधा आंसर सेलुलोज। अरे ऐसा नहीं है भाई, डिपेंड करता है किसके सेल वॉल की बात करो, क्योंकि हर एक के सेल वॉल अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। राइट, तो यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकन से बनी होती है, जिसको आप म्यूरिन के नाम से भी जानते हो। पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से बनी होती है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक बने होते हैं एमाइनो एसिड से और बने होते हैं शुगर से। अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि सेल वॉल जो बैक्टीरिया की होती है वो किससे बनी होती है? एमिनो एसिड और शुगर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल हमने देख लिया। और आप जानते हो कि इनके पास जो होते हैं, बेसिकली इनके पास एक ही डीएनए होता है, उसको बोलते हो सिंगल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, इनके पास एक ही डीएनए होता है, जो भी कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए, इस तरह से। और इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर बताऊं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर आप 1 लेके चलोगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 1 है। ठीक है, ये कुछ एक बेसिक सा इंट्रो हो गया कि भाई सिंगल सेल वाले इसमें आ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का नेचर होना चाहिए, बैक्टीरिया इसमें आते हैं, इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से बनी होती है, जो फर्दर एमिनो एसिड और शुगर से बनी होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपके उन शुगर के नाम लिख रहा, आपने तुम में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा नाग और नाम। ठीक है, तो मैं वो सब चीज़ अभी यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग अभी इसकी सेल वॉल की स्टडी नहीं कर रहे हैं। राइट, तो अच्छा, फिर इसको बोलते हैं डायरेक्टली किससे बना? एमिनो एसिड एंड शुगर से बना। तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड एंड शुगर। एंड देन यहाँ पे दे हैव सिंगल सेलुलर डीएनए। एंड अगर हम बात करें इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, सो दे गॉट ओनली 1 नंबर, दे गॉट ओनली 1 क्रोमोसोम। राइट, तो ये हो गया इसका जनरल इंट्रो। अब ज़रा बात करते हैं मोनेरा की और इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए, मोनेरा के इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया बैक्टीरिया की बातें करेंगे अब। ठीक है, अब कुछ किसी और की बातें हम लोग नहीं करने वाले। बात करते हैं बारी बारी से एक एक पॉइंट की, कि इनका हैबिटेट क्या होता है, रहते कहाँ हैं बैक्टीरिया। तो आंसर आएगा रहते कहाँ हैं? आंसर आएगा एवरीवेयर। ये हर जगह पाए जाते हैं।
आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के बाहर, सॉइल के ऊपर, सॉइल के अंदर, ठीक है। ये दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। बट आप लोग सोचते हो कि बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बैक्टीरिया आपके लिए यूज़फुल भी होते हैं। सो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, मतलब यूज़फुल और हार्मफुल दोनों हुआ करते हैं। सो दोनों तरह के बैक्टीरिया हमारे नेचर में पाए जाते हैं। अगर मैंने कहा कि हमारी बॉडी के इनसाइड बैक्टीरिया पाया जाता है तो वो आपके लिए यूज़फुल बैक्टीरिया, वो आपके लिए हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। सो इनकी लोकेशन हर जगह हुआ करती है। बात करेंगे इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना कैसे ये लोग लेते हैं। तो यहाँ पे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी है, माने ये फूड खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक भी है, माना खाना किसी और से भी ले सकते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी दो तरह के नेचर आते हैं। एक आते हैं फोटोसिंथेटिक, एक आते हैं कीमोसिंथेटिक। देख रहे हो, ऑटोट्रॉफिक में दो तरह की चीज़ आ रही हैं, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। अगर कोई अपना फूड मान लो कोई x + y मिलके यहाँ पे फूड बन रहा है, लेकिन इस फूड फॉर्मेशन के लिए वो लाइट का यूज़ कर रहा है, माने HNU, मैं दिखा रहा हूँ लाइट, मतलब फोटो दिखा रहा हूँ HNU। चलो अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ लाइट। तो अगर कोई फूड अपना लाइट की हेल्प से बना पा रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक। फोटो मीन्स लाइट के प्रेजेंस से बनाएगा। लेकिन अगर अपना कोई फूड केमिकल्स की हेल्प से बना रहा है, देखो कीमो मीन्स केमिकल, अगर कोई अपना फूड केमिकल रिएक्शन की हेल्प से बना रहा है, इसको बोलेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो कीमोसिंथेटिक ये केमिकल से बनाते हैं फूड, मतलब केमिकल की ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे बनाते हैं फूड, लेकिन वो किसी केमिकल रिएक्शन की हेल्प नहीं लेते, वो सीधा लाइट की एनर्जी को यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए। तो बैक्टीरिया में दोनों प्रकार हैं, ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रो भी है। ऑटो में फोटो भी है, कीमो भी है, ठीक है। सो दोनों टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं इन दोनों के रेशो की, तो मान लीजिए 95% बैक्टीरिया आप मान लो हेटरोट्रॉफ हैं, 5% क्या है, ऑटोट्रॉफ है। इस तरह से आप मान सकते हो, माने कि ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ, ठीक है। कुछ ही होते हैं उसमें ऑटो, ज़्यादा क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ हुआ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी बारी आती है फिर रिप्रोडक्शन को लेकर, कैसे रिप्रोड्यूस करा करते हैं। सो भैया रिप्रोडक्शन जो है इनमें भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे कि एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल के अंदर मैं आपको हल्का सा क्लू देता हूँ। सेक्सुअल के अंदर एक बैक्टीरिया अपने सेल का डीएनए किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देता है, और यहाँ पर बस इसका यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको किसी एंगल से लगेगा ही नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। भैया एक बैक्टीरिया ने अपना पीस ऑफ डीएनए किसी दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपको किस एंगल से लग रहा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, माने मैंने कोई चीज़ आपको दी है, अब ये किस बैक्टीरिया में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि भाई बात सारी ये है कि ये जो रिप्रोडक्शन हम बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि आज जो हम रिप्रोडक्शन देख रहे हैं वो एडवांस रिप्रोडक्शन है, लेकिन जो ये शो कर रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। भैया बैक्टीरिया में होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन आज के एडवांस वाला नहीं है। वो सबसे पहली बार जो धरती पे आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो इसके पास है, लेकिन हम इसके उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करते हैं। कैसे करते हैं भैया, आज के एडवांस टाइम में हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं, म्योसिस होती है, जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ये सब होता है ना। लेकिन बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती। अब क्योंकि उसमें ये इनमें से कोई भी स्टेप वहाँ नहीं होता, इसलिए अपने को लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अरे भाई वो है, लेकिन वो वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जिसे आज तक आपके कोर्स में पढ़ाया ही नहीं गया। एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव और एक एडवांस, एक पुराना और एक नया। आपने नया पढ़ा हमेशा, और ये कौन सा शो करता है, पुराने वाला। इसीलिए आपको लगता ही नहीं कि यार एक बैक्टीरिया ने अपना डीएनए ट्रांसफर करा किसी और को तो कैसे ये रिप्रोडक्शन हुआ, तो बट हाँ ये रिप्रोडक्शन हुआ। और इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। देखो दोस्तों, मैं आपसे पहले बता रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टाइप आते हैं, ठीक है। तो वो एनसीईआरटी में इतना कुछ है नहीं। अच्छा, बात करें एसेक्सुअल की, तो एसेक्सुअल में बहुत सारे टाइप आते हैं, लेकिन हम बात करेंगे जो बहुत कॉमन सा टाइप है, और वो है बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या होता है, इसमें एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है,
सो इस वाले रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सिंपल क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप, बाइनरी फ्यूजन। तो यहाँ पर इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का हुआ करता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी शेप की। तो बैक्टीरिया में शेप जनरली 4 शेप में पाई जाती हैं। एक होता है बैसिलस, एक विब्रियो, एक स्पाइरलम, एक कोकस। ये 4 शेप होती है बैक्टीरिया की। बैसिलस क्या होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया। अगर किसी बैक्टीरिया का शेप है रॉड शेप, माने इस तरह का है शेप, तो वो कहलाएगा बैसिलस बैक्टीरिया। लेकिन अगर किसी का शेप कॉमा शेप हो गया, कैसा, कॉमा शेप बैक्टीरिया, तो कॉमा शेप बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं, इस कॉमा शेप बैक्टीरिया को हम बोल सकते हैं तुम्हारा विब्रियो। ठीक है। स्पाइरलम में कैसे होते हैं, स्पाइरल होते हैं बैक्टीरिया कुछ इस तरह से, इस तरह से स्पाइरल होते हैं, सो इससे बोलते हैं स्पाइरलम। एंड यहाँ पर कोकस कैसे होते हैं, स्फेरिकल, ऐसे कंचे ऐसे होते हैं, गोल गोल लड्डू जैसे होते हैं। सो ये स्फेरिकल हो गए, ये स्पाइरल हो गए, ये कोमा जैसे हो गए, ये रॉड शेप हो गए। तो ये 4 तरह के शेप होती हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कौन कौन सी शेप होगी, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम एंड कोकस, रॉड शेप, कोमा शेप, स्पाइरल एंड दिस इज स्फेरिकल शेप। ठीक है। और तुम में से अगर किसी ने पढ़ा होगा एक्स्ट्रा वगैरह पढ़े होंगे, इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं, स्टेप्टो, स्टेफाइलो सब पढ़े होंगे। ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसको आपके कोकस के अंदर और आपके बैसिलस के अंदर और भी फर्दर टाइप्स आते रहते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के अंदर कि जो मोनेरा है, हमने मोनेरा को, मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं हमने मोनेरा के बैक्टीरिया को 2 अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। हमने मोनेरा के बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। एक बनाया आर्की बैक्टीरिया, एक बनाया यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये 2 इसके मेन क्लासिफिकेशन करी गई। और ऐसा क्यों करा गया भाई, हमने बैक्टीरिया को ही 2 में डिवाइड क्यों करा, ये तो बहुत मतलब दिमाग घुमाने वाला कॉन्सेप्ट है कि जब बैक्टीरिया दोनों ही है तो हमने दोनों को अलग अलग प्लेस में क्यों रखा, एक को अलग एक दूसरे को अलग क्यों करा। तो भैया इसका आंसर है इनका सेल वॉल। हमने सेल वॉल के आधार पे, माने हमने सेल वॉल के बेस पे मोनेरा को 2 ग्रुप में क्लासीफाई करा। एक बन गया आर्की बैक्टीरिया, एक बन गया यू बैक्टीरिया। ठीक है। सो देखें, बात करते हैं आर्की की, फिर समझ जाओगे सेल वॉल का मतलब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अभी सब समझ लो कि हाँ सेल वॉल के बेस पे, इस सेल वॉल में ही भी क्यों, मतलब सेल वॉल में भी ऐसा क्या, वो मालूम पड़ेगा आपको धीरे धीरे। तो टॉपिक लिखो आप आर्की बैक्टीरिया और चालू करते हैं आर्की बैक्टीरिया की कहानी। देखो भैया, बायो के अंदर ना एक चलता संधि विच्छेद, संस्कृत में पढ़ा होगा संधि विच्छेद, माने चीज़ों को तोड़ोगे तो हर एक का मीनिंग होता है। अगर आप चाहते हो बायो के लिए इजी हो जाए, बायो को याद ना करना पड़े, ठीक है, एक होता है याद होना, एक होता है याद करना। आप याद कर रहे हो बहुत ख़राब स्टेज पे, याद हो रहा है तो बहुत अच्छे स्टेज पे हो। आप चाहते हो कि आपको बायो याद हो जाए तो आपको संधि विच्छेद वाला काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता क्या होता हूँ, सुनो। आर्की बैक्टीरिया में जो वर्ड है आर्की, इसका मतलब आपने सुना नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्किया बड़ा आ रहा है। अरे भैया आर्किया का मतलब होता है एंशियंट। एंशियंट मीन्स क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में पुराना। क्या बोलते हैं, पुराना। और ये हो गया बैक्टीरिया। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा इससे। क्या बोलोगे, दे आर दी एंशियंट बैक्टीरिया। माने धरती पे इनसे पहले कोई नहीं आया था। धरती पे जो सबसे पहले आए थे वो यही थे। अब जब सबसे पहले यही आए थे तो बताओ इनसे पुरानी कोई चीज़ हो सकती है क्या, नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर ये कहलाते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया। लेकिन मज़े की बात ये है, ये एक फॉसिल भी, एक तरह से फॉसिल भी हैं। फॉसिल समझते हो ना, सीआईडी देखते हो, सीआईडी में जो भी किसी भी क्रिमिनल के जो भी साइन वगैरह जो भी किसी क्राइम सीन पे रह जाते हैं, जो उसका प्रूफ रह जाता है, उस प्रूफ को बायोलॉजी में बोलते हैं फॉसिल।
फॉसिल मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी के होने का एग्जिस्टेंस बताती हो, दैट इज कॉल्ड फॉसिल। अब वो उसकी बॉडी का कोई पार्ट हो सकता है, या बॉडी की कोई कलाकारी, या बॉडी की कोई छाप, कुछ भी हो सकता है। तो फॉसिल मीन्स कि सबूत कि हाँ ये लाइफ कभी रही होगी। सो आर्के बैक्टीरिया भी एक फॉसिल है कि हाँ अर्थ पे लाइफ आई थी, आई मीन अर्थ पे लाइफ पहले यही लेके आए थे। लेकिन मजे की बात, ये चीज़ आज तक पाई जाती है और लिविंग फॉर्म में पाई जाती है। सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ओल्डेस्ट मीन्स इनसे पुराना कोई है ही नहीं, और लिविंग फॉसिल मीन्स आज तक पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा भैया बात करूँ इनकी हैबिटेट की, तो भैया ये शो करते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट। अब यहाँ पर ये चीज़ पे ज़रा गौर मारना, अगर मैंने लिखा है एक्सट्रीम हैबिटेट, इतना थोड़ा अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने फोकस करा है तो समझ जाना भैया मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इट्स $1 मिलियन स्टेटमेंट। एक्सट्रीम हैबिटेट, एक्सट्रीम समझते हो, सबसे ज़्यादा टफ हैबिटेट इनका होता है। कैसे होता है आओ वो भी देख लेते हैं। आर्के बैक्टीरिया के 3 बेटे हैं, ये हो गए पिताजी, इसके हो गए 3 बेटे जी। कौन कौन से, उन बेटे के नाम सुनना। ये हो गया आर्की, इसके एक बेटे का नाम है थर्मोएसिडोफाइल, दूसरे बेटे का नाम है हेलोफाइल, तीसरे का नाम है मिथेनोजन। इसके 3 बेटे हैं, थर्मोएसिडोफाइल, हेलोफाइल और मिथेनोजन। और ये जो तुम्हारा आर्के बैक्टीरिया है, ये जो आर्के बैक्टीरिया की फैमिली को सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है। आर्के बैक्टीरिया की फैमिली को सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है, और वो क्या है, वो है मैथ्स। मैथ्स हाँ सब्जेक्ट है ये। तो आर्के बैक्टीरिया की फैमिली को क्या पसंद है, मैथ्स। बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है, अभी याद रखो। तो आर्के कितने बेटे, 3, अमर अकबर एंथनी, माने थर्मोएसिडोफाइल, हेलोफाइल एंड क्या हो गया, मिथेनोजन। अब यहाँ पर इनके मतलब देखो, थर्मोएसिडोफाइल, देखो भैया थर्मो मीन्स क्या होता है, सुना, थर्मस। थर्मो मीन्स क्या होता है, थर्मो मीन्स होता है हीट, और एसिडो मीन्स क्या होता है, अब इतने समझदार तो तुम हो ही चुके होगे, एसिड। एंड फाइल मीन्स लवर, नहीं ये हाँ आशिक मान लो, आशिक मतलब यार देखो यहाँ पे फाइल मीन्स होता है रहने वाला, प्यार करने वाला, जो भी तुम समझ लो। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसे हीट प्लस एसिडिक कंडीशन दोनों से प्यार हो, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसे हीट प्लस एसिडिक कंडीशन दोनों से प्यार हो, वो कौन से ग्रुप में आएगा, थर्मोएसिडोफाइल में। अब तुम्हें ये हैबिटेट एक्सट्रीम लग रहा है, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, चलो अभी कराता हूँ एक्सट्रीम। लैब में, आपके केमिस्ट्री लैब में HCl आपके पास होता होगा, H2SO4 होता होगा, एसिडिक होता नहीं होता, इसको आप तेजाब बोलते हो। स्किन पे डाल दें अपनी तो क्या होगा, धुआं उठता है, हाथ जलता है। अब बताओ क्या आपकी स्किन उस एसिड को झेल पा रही है, नहीं। भैया ये एसिड में रह लेते हैं, एसिड में रह लेते हैं, तो कहाँ से बताओ एक्सट्रीम हुआ कि नहीं हुआ। सो ये क्या बोलते हैं, अच्छा बेसिकली इनकी लोकेशन क्या होती है, ये मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स में। हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं, ऐसी छोटी छोटी वाटर बॉडीज होती हैं जिनके पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री से भी ऊपर का होता है, माने एक तरह से खौलता हुआ पानी होता है। ये ऐसे छोटी मोटी वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, जहाँ पर वाटर जो है ना वो उबल रहा होता है, मतलब बॉयल कर रहा होता है। सोचो उस बॉइलिंग वाटर में ये मिलते हैं। और हमारी सोच क्या है, हम तो भैया ये सोचते हैं कि चलो बाहर से सब्जी वब्जी लिया है और हमने उसको बॉईल कर दिया और बैक्टीरिया मर गए, और खुश होते चलो भाई ये बैक्टीरिया मर गया। अब सोचते हैं कि खाना तो बिल्कुल साफ़ है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या इसका मतलब बैक्टीरिया मरते नहीं है, बिल्कुल मरते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया हुआ जो इससे मैच कर गया, जो इसके जैसा हुआ, तो भैया आप चाहे जितना मर्जी बॉईल कर लो, नहीं मरेगा और वो बैक्टीरिया उसमें रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ बैक्टीरिया मरते हैं बॉईल करने में, नो डाउट मरते तो ज़रूर हैं, लेकिन दुनिया के सारे बैक्टीरिया गर्म पानी में मरते नहीं हैं। जैसे कि आप इनको देख लो, मैं लिखा हीट प्लस एसिड, इनकी कला तो सुनो। ये जो है, जो जनाब ये बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया सल्फर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कन्वर्ट कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। पानी तो होता ही है,
पानी तो है ही, सल्फर है, ऑक्सीजन दे दोगे बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड। माने ये कहीं ना कहीं वाटर को एसिड बनाने का काम भी करते हैं, तभी तो रह पा रहे हैं एसिड में, बना ही खुद रहा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऐसे बैक्टीरिया जो हीट प्लस एसिडिक कंडीशन दोनों में रह ले क्या कहलाएगा, थर्मोएसिडोफाइल। और यहाँ पर इनकी लोकेशन होती है हॉट स्प्रिंग्स, जिसका पानी 80 डिग्री से भी ऊपर का वो बॉयल कर रहा होता है और अपने आसपास की कंडीशन खुद एसिडिक कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। कैसे, ऑक्सीजन दोगे तो, हाँ अगर ऑक्सीजन नहीं दोगे तो सल्फर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है H2S, तो बहुत गंदी स्मेल भी मारता है फिर वहाँ पर, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि हीट प्लस एसिडिक कंडीशन दोनों में सर्वाइव करने के लायक होते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ आपको मालूम पड़ रहा हो कि हाँ भाई कुछ तो बात इसमें है। बात करें हेलोफाइल की, आपने हेलो सुना है, हेलोजन, हेलो भी सुना है। हेलो मीन्स क्या होता है, सॉल्ट, फाइल मीन्स लवर, जो सॉल्ट में रहता हो। अब सोचो ना, किसी लिविंग सेल को अगर हम सॉल्ट में रख दें तो बैंड बच जाती है। कैसे बच जाती है, थोड़ी सी आप बायो लगा लो। अगर सेल के बाहर सॉल्ट ज़्यादा होगा तो वो सॉल्ट सेल का सारा वाटर खींच लेगा, और अगर सेल का सारा वाटर निकल जाएगा तो बिना वाटर के सेल के टाई फिश। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि किसी भी सेल का एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में रहना पॉसिबल नहीं है, बट ये रह लेते हैं भैया, ठीक है, ये रह लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि दे लिव इन एक्सट्रीमली हाई सॉल्टी कंडीशन, मतलब हाई सॉल्टी एरिया, ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया में रहा करते हैं। और इनकी एक बताऊं मज़े की बात क्या है इनके इसमें, इनकी सेल में ना, इनके सेल में एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन, बैक्टीरिया रोडोप्सिन बोलते हैं। ये पिगमेंट बड़ा कमाल का होता है कि जब भी सनलाइट पड़ती है ये पकड़ लेता है सनलाइट को, और सनलाइट को पकड़ के ये तुरंत ATP बना देता है। लेकिन ये इस ATP का यूज़ फूड बनाने के लिए नहीं यूज़ करता, ये इस ATP का यूज़ फूड बनाने के लिए नहीं करता, ये इस ATP का यूज़ अपने सेल के बाकी फंक्शन को कराने के लिए करता है। और यहाँ पर ये जो पिगमेंट है ये पर्पल कलर में हुआ करता है। माने ये भैया खाना बना, ये तो खाना दूसरों से लेते हैं, खुद नहीं बनाते। अब हालांकि एनर्जी खुद बना रहे हैं, इस एनर्जी से फूड बन सकता है बट ये नहीं बनाते। तो यहाँ पर आप बस याद रखना कि हाँ भैया इनमें एक थोड़ी सी यूनिक पॉइंट बता दिया मैंने एक्स्ट्रा, कि इनकी सेल के ऊपर क्या होता है, रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट, जो कि पर्पल कलर में होता है, बिल्कुल हमारी आई के जैसा ये पिगमेंट होता है, और ये लाइट को रिसीव करना जानता है, और इससे जो एनर्जी बनती है वो सेल अपने बाकी फंक्शन को परफॉर्म कराता है, ना कि फूड वगैरह के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा हेलोफाइल, ठीक है, ऐसे सॉल्टी एरिया में। अब तुम में से मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, ठीक है, बताना मुझे कि अगर ये एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में रह रहे हैं तो आंसर है कैसे रह रहा है, कैसे, क्योंकि कोई भी सेल एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन रहना पॉसिबल नहीं उसके लिए। तो ये कैसे रह रहे हैं आपको ये आंसर ढूंढ के बताना है, ठीक है। आप गूगल बाबा की हेल्प ले लो, जो बुक्स आपके पढ़ी हैं पढ़ते रहो, बताना देना मुझे, ठीक है, कमेंट में बता देना मेरे को। कमेंट नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम ID है विनय बायोलॉजी 11, वहाँ पर बता देना। अब आता है मिथेनोजन। भैया मिथेनो मीन्स क्या होता है, मीथेन, एंड जन मीन्स क्या होता है, जनरेटिंग। ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करें उसे हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजन बोलते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया, इनको भैया अगर तुम फॉर्मिक एसिड दे दो, ठीक है, या तुम दे दो मिथेनॉल दे दो, तो भैया इनमें टैलेंट इतना है ना, ये इन सब को कन्वर्ट कर सकता है किसमें, मीथेन के अंदर, इन सब को कन्वर्ट कर सकता है मीथेन के अंदर। सो यहाँ पर मीथेन का कन्वर्जन यहाँ पर होगा। सो यहाँ पे मीथेन कन्वर्जन होगा। और सुना होगा जो काऊ का डंग होता है, जो गोबर होता है ना, गोबर में कूट कूट के भरे होते हैं। सो कूट कूट के भरे होते हैं, इसलिए जब हम गोबर को मतलब एक किसी क्लोज चैम्बर बंद करते हैं तो वहाँ पर कुछ टाइम बाद आप जानते हो मतलब जो गोबर के लिए गैस प्लांट बना जाते हैं उसमें गोबर को रखते हैं और बहुत लंबे समय तक एंड देन वहाँ से गैस निकलती है, मीथेन गैस। कैसे निकलती है, अरे भैया उसके अंदर कौन भरे पड़े थे, मिथेनोजन भरे पड़े थे। ये कहाँ से आए, ये उस डंग में थे। डंग से कहाँ से, अरे भैया डंग कहाँ से आता है, काऊ से। तो ये हम बोलते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। अब ये रूमिनेंट एनिमल, अब ये कहना है अब नहीं बला आ गई। अच्छा भैया सुनो, पहले गट का मतलब सुन लो। गट का मतलब ये ईसोफेगस नहीं होता, गट का मतलब माउथ से लेकर एनस तक का सारा पार्ट गट कहलाता है। तो यहाँ पर बोला गया रूमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाते हैं मिथेनोजन। अब ये रूमिनेंट एनिमल क्या होता है, रूमिनेंट एनिमल बताता हूँ क्या होता है। एक वर्ड आता है र्यूमन,
रूमेन ये एक स्टमक का पार्ट होता है। जिन एनिमल के स्टमक में ये रूमेन पाया जाता है उन्हें बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल। एग्जाम्पल दूँ, काउ, बफेलो, कैटल, इन सब के पास मिलता है रूमेन। ठीक है, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है, गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल। ठीक है, सो ये 3 इसके ग्रुप हो गए, थर्मोएसिडोफाइल, हेलोफाइल एंड मिथेनोजन, 8+ एसिडिक, सॉल्टी, और ये कुछ खास नहीं। अच्छा, ये मिलते हैं मार्शी एरिया में। कहाँ मिलते हैं? मार्शी एरिया में। अच्छा, मैंने कहा था मैथ्स, इसको मैथ्स बड़ी पसंद है। मैथ्स कैसे पसंद है, ध्यान से देखना। मैथ्स में ऐसा होता है ना, मैथ कर देना कि मैथ ले रखी है, मैथ। अब मैथ में ए का मतलब समझे, एम का मतलब समझे मिथेनोजन, टी का मतलब समझे थर्मोएसिडोफाइल, एस का मतलब समझे हेलोफाइल। इस वर्ड से, मैथ से आप पूरे आर्कियोबैक्टीरिया की सारी कहानी याद कर सकते हैं। सिर्फ मैथ आप याद कर लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको कुछ याद नहीं करना है यार। देखो थर्मो, हीट, सब तो आपको इसे नाम बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप याद करने बैठ रहे हो तो फिर क्या ही बोलूँ फिर मैं। तो यहाँ पे आपको याद कुछ नहीं करना। ठीक है, सो ये हो गया आर्कियोबैक्टीरिया। अब बात करते हैं इसकी सेल वॉल की। इनके सेल वॉल होते हैं हाईली ब्रांच, और इस हाईली ब्रांच होने की वजह से इनमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। इनमें अगर ये एक्सट्रीम हैबिटेट में रह पा रहे हैं, कारण इनका हाईली ब्रांच नेचर ऑफ सेल वॉल जो इन्हें स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आर्कियोबैक्टीरिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो फिर एक बारी मत्था टेक के ज़रूर जाना। लाइक करके जाओगे तो वो मत्था टेकना ही होता है। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहे, देखते रहें। विनय बालाजी, टाटा, बाय बाय, शाबाश।